नमस्कार मित्रों, समाख्या आईएएस के इस YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। 28 अगस्त 2022 के समाचार विश्लेषण श्रृंखला के इस अंक में आज आप जानेंगे कल की खबरें, यानी आज के पेपर में आई हुई खबरें जो दैनिक जागरण के अंदर आई हैं और उनका विश्लेषण करेंगे। ये श्रृंखला सिविल सर्विस परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण, अति उपयोगी है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाएं देने वाले जिनमें करंट अफेयर्स यानी समसामयिक विषय आते हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आग्रह है कि YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है। साथ ही साथ कोई सुझाव हैं तो अवश्य दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। उदारता मनुष्य की मानसिक शक्तियों को बढ़ाती है। उदारता मतलब दूसरों के हित के बारे में सोचना, सभी के हित के बारे में सोचना, सबको अपने जैसा समझना, अपने जैसा समझ करके व्यवहार करना, ये होती है उदारता। हमारे यहाँ कहा गया है उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, यानी अयम निजा परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इस प्रकार से पूरा श्लोक है। तो ये आपका अपना पराया करने वाले तो छोटी सोच के लोग होते हैं, और जो उदार चरित्र वाले होते हैं, बड़ी सोच वाले होते हैं, उदार सोच रखते हैं, उनके लिए तो पूरा संसार ही परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम। इसी प्रकार से सभी को भाव रख करके मन में कार्य करना चाहिए और अपने द्वारा किए गए कार्य से समाज का हित हो, ऐसा विचार मन में करके आगे बढ़ना चाहिए। आज के पेपर की तरफ बढ़ते हैं। देश के 49वें CJI बने जस्टिस UU ललित और शपथ ग्रहण की। UU ललित यानी उदय उमेश ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और ऐसे पहले न्यायाधीश हैं जो दूसरे ऐसे न्यायाधीश हैं जो सीधे वकील से यानी वकालत करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। इनसे पहले 1971 में जो मुख्य न्यायाधीश बने थे SM सीकरी, वो भी वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। UU ललित का कार्यकाल जो है छोटा ही कार्यकाल है, केवल 74 दिनों का कार्यकाल रहने वाला है। 8 नवंबर को आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से CJI की नियुक्ति कैसे होती है, CJI के बारे में संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है, इन सब के बारे में जानना आवश्यक है, हम अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य जन के लिए भी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में संविधान का अनुच्छेद 124 वर्णन करता है। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यानी एक मुख्य न्यायमूर्ति और उसके बाद 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, उनसे मिलकर के बनेगा। वर्तमान में संसद ने विधि द्वारा बढ़ाते बढ़ाते वर्तमान में ये संख्या है कुल 34, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। क्लियर है। अब इनकी नियुक्ति, इनकी अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है, कौन करता है? अपॉइंटमेंट्स राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 124 में ही इनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में है और इनको हटाने के बारे में है। तो अलग अलग क्लॉज में ये बातें कही गई हैं। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है और ये नियुक्ति किस आधार पर करते हैं? ये नियुक्ति अगर कोई अन्य न्यायाधीश बन रहा है, यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन रहा है, तो उस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। लेकिन
बाद में एक कॉलेजियम सिस्टम बना, यानी कॉलेजियम में 5 जज कुल होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी होता है और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। इस कॉलेजियम के परामर्श से राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देता है, सुझाव देता है। इनके लिए जो पद से हटने का तरीका जो है, या तो इनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है, यानी इनका कार्यकाल कब तक रहता है, 65 साल की आयु तक। इनके लिए वर्षों में कार्यकाल नहीं है, जिसकी भी आयु 65 साल हो जाएगी वो रिटायर्ड हो जाएगा, चाहे वो 6 महीने में, 10 महीने में या फिर 10 साल में भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आयु 65 वर्ष तक की इनको होनी चाहिए। दूसरा, कभी भी कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को रिजाइन करके, त्यागपत्र दे करके पद को त्याग सकता है। और इसी खंड के जो सब क्लॉज 4 में दिया गया है, क्लॉज 4 में, कि उसको कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया भी जा सकता है, और पद से हटाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव आता है। यह प्रस्ताव संबंधित न्यायाधीश को 14 दिन पहले सूचना देता है। साथ ही साथ इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में 100 सदस्यों की प्रायर हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ अगर ये राज्यसभा में आता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद ये प्रस्ताव आता है। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके बाद इसको पास होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। 2/3 किसका? उपस्थित और मत देने वाले, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी से ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। और टोटल का मेजॉरिटी यानी कुल का बहुमत, सभी सदस्यों के बहुमत और उपस्थित मत देने वालों का 2/3, इसको कहते हैं विशेष बहुमत। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा, राष्ट्रपति इस वक्त साइन करेंगे, उस दिन से न्यायाधीश अपने पद से मुक्त माने जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती है। वो योग्यताएं, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कंपलसरी है। दूसरा, वो उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, यानी हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल तक कंटिन्यूटी में। हाई कोर्ट या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 साल तक, यानी 10 ईयर का उसको एक्सपीरियंस है। किसका? एडवोकेसी का, एडवोकेट के रूप में काम किया हो उसने। और या इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधिवेत्ता हो, वेल नोन जुडिशरी यानी लीगल मैटर्स का जानकार हो, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। क्लियर है? अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे ही रिकमेंडेशन मांगी जाती है। वरिष्ठता के आधार पर सामान्यतः इनको बनाया जाता है। वरिष्ठता उनकी आयु और सुप्रीम कोर्ट में काम करने के वर्षों, काम करने की समय अवधि के आधार पर देखी जाती है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जल्दी बन गया, उसकी आयु भले ही कम है, तो वरिष्ठता जिसने ज़्यादा काम किया सुप्रीम कोर्ट में उसकी मानी जाएगी। तो लास्टली सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को, सामान्यतः सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ एंड अफर्मेशन भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। पैसा भरो और जमानत लो का तरीका ठीक नहीं। झारखंड के हाई कोर्ट के एक जज ने
बहुत सारे ऐसे मामले में ज़मानत दे दी और उसमें उनको दंडित किया गया कि आर्थिक दंड दे करके ज़मानत दे दी कि आपने पीड़ित को एक सर्टेन अमाउंट पैसा देना है और ज़मानत ले लो। तो इस पूरे जो ज़मानत मिली हुई थी उनको निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। इससे क्या होगा, इससे ये धारणा बनेगी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप जा कर के ज़मानत ले लेंगे। तो ये विषय जो है नैतिकता का भी है, कानून के शासन का भी है और ये विषय संवैधानिकता का भी है, नियम कानून का भी है। तो इसमें हमको ध्यान रखने की बात यह है कि ज़मानत जो दी जाती है उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं कि ज़मानत जो है वो अपराध की प्रकृति के आधार पर, क्या नेचर ऑफ क्राइम है, उस समय की परिस्थितियाँ क्या हैं, सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या बनी हुई हैं, अभियुक्त यानी एक्यूज्ड के जांच में सहयोग के लिए उपलब्ध रहने की गारंटी हो। वो गारंटी फॉर्म भरे कि भाई अब गारंटी देते हैं कि कभी भी आपको बुलाएंगे तो आप उपस्थित होंगे। और साथ ही साथ जो अभियुक्त है यानी एक्यूज्ड है, आरोपी है, वो गवाहों को और केस को अन्य तरीके से इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता है, क्या संभावना है उसकी। अगर इफ़ेक्ट करता है तो ज़मानत नहीं मिलेगी, वो यानी गवाहों को और केस को प्रभावित न करे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके आधार पर ज़मानत मिलती है। तो ये मैटर आपके एथिक्स का भी है, नैतिकता का भी है। आगे बढ़ते हैं। महापौर को चुनने का हो एक नियम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 51वें यानी 51st ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें ही महापौर को चुनने का जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीका है। कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से महापौर चुने जाते हैं यानी पार्षदों के बीच से चुनाव होता है और कहीं कहीं प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो महापौर के इस सम्मेलन में प्रस्ताव कुछ पास हुए हैं और उन प्रस्ताव में एक ये भी है कि महापौर को चुनने का एक ही तरीका पूरे देश में होना चाहिए। दूसरा, निगम आयुक्त का जो चरित्र प्रमाणीकरण है वो भी अधिकार महापौर को देना चाहिए, क्योंकि महापौर के साथ में नगर निगम आयुक्त जो है काम करते हैं। वो सिविल सर्विस सर्वेंट होता है, सिविल सेवा से आता है और महापौर और पार्षदों का जो वेतन है उसको बढ़ाने की चर्चा की है। वो प्रस्ताव इस प्रकार के पास की है। क्योंकि जो शहर होते हैं, शहर किसी भी राज्य को रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी राज्य के बारे में, राज्य कैसा है, कैसी सुविधाएं उस राज्य में, तो वो शहरों से इंगित होती हैं। तो इसको लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहरों की व्यवस्था कैसी है, वहाँ के नागरिकों को किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी स्थिति क्या है, पर्यावरण कैसा है, ये सब बातें देश और प्रदेश की व्यवस्था का परिचय देती हैं। इसीलिए महापौर का एक बड़ा योगदान देश के विकास में, देश के सुविधाओं में रहता है। ये जो नगर निगम है वो हमारे स्थानीय नगरीय निकाय के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम जो है, वो जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, उसके तहत नगर निगम को संवैधानिक दर्जा मिला और ये पूरे नगरीय निकाय के बारे में है। उस समय किस लिए स्थानीय निकायों नगरीय निकाय, स्थानीय नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके बारे में हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की आवश्यकता है। एक कि अनेक राज्यों के विभिन्न कारणों से स्थानीय निकाय का कमज़ोर और बेअसर हो गए थे, यानी नगर निगम तो पहले से थे लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा नहीं था, तो वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से कमज़ोर हो गए थे। इसमें नियमित चुनाव नहीं होते थे, लंबे समय तक निगमों को भंग करके रखा जाता था। साथ ही साथ कर्तव्य तथा अधिकारों का जो प्रॉपर ट्रांसफ़र है
वो राज्य के द्वारा नहीं होता था। तो इसके कारण से शहरी स्थानीय निकाय एक स्वायत्त शासी सरकार की जीवंत लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। तो इन खामियों को, इन कमियों को देखते हुए संविधान में पालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ के संबंध में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9A, ताकि इन चीज़ों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सके। यानी 3 तरह की वहाँ पर पालिकाएं बनाई गई हैं। पहला, ऐसा जहाँ पर गांव से नगर बनने की ओर प्रक्रिया में जो शहर है या जो कस्बा है उसको नगर पंचायत के रूप में जानते हैं, तो नगर पंचायत का गठन। छोटे शहर जिनकी कम आबादी है उनको नगर परिषद या नगर पालिकाएं कहते हैं। और तीसरा, जो बड़े बड़े शहर हैं उनको नगर निगमों के रूप में जाना गया और नगर निगम के रूप में स्थानीय शहरीय शासन व्यवस्था में रखा गया। तो ये हमारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के बैकग्राउंड थी, क्यों आया, और उसके प्रावधान हमको अलग अलग जगह पढ़ने मिल जाते हैं, लेकिन सामान्यतः उसके पीछे की कहानी को लोग छोड़ देते हैं, उनके कारणों को छोड़ देते हैं। तो ये आपका नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित खबर थी। अब आती है खबर यूनेस्को की। यूनेस्को ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है, क्योंकि कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा उत्सव को पिछले दिसंबर यानी दिसंबर 2021 में यूनेस्को की सूची में इसको शामिल करने का निर्णय लिया था, और उसी के संबंध में समारोह हुआ दिल्ली के अंदर, और उसमें यूनेस्को ने कुछ बातें कही। यूनेस्को ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा अमूर्त जो विरासत के विषय हैं, जो दिखते नहीं, सांस्कृतिक विषय हैं, सभ्यता संबंधी विषय हैं, उनमें सबसे ज़्यादा भारत के अंदर है। भारत की समृद्ध विरासत दुनिया में अद्वितीय है, और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति जो है उसका सदस्य भी भारत बना है। तो ये सब मैटर जो थे, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या अन्य प्रकार के हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, पर्व होते हैं, वो सभी भारत की अमूर्त विरासत में आते हैं। और ये अमूर्त विरासत जो है वो भारत में अतुल्य है। तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका गठन जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ। आज ये 76 साल की हो गई है, और इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो फ्रांस में आता है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसका मातृत्व संस्था है, वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनेस्को जो धरोहर हैं, यानी जो पुरातत्विक संरक्षण के विषय हैं, अलग अलग प्रकार की धरोहर हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को बताने के लिए, चाहे वो ऐतिहासिक हों या अन्य प्रकार से महत्वपूर्ण हों, उनको स्मारक के रूप में संरक्षित करने का काम करता है, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको जाना जा सके। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के बारे में आपको और भी जानने की आवश्यकता है, आप अपने होमवर्क में इसको लिख सकते हैं। ई श्रम पोर्टल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोग हैं, उनको पंजीकृत करने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाया है, और सभी राज्यों को जिम्मेदारी दी है कि अपने अपने यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी इस पोर्टल पर सभी असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको पंजीकृत करवाएं। तो अभी कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे उत्तर प्रदेश ने 124.49% काम कर लिया है, यानी लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त किया है। लक्ष्य रखा था 6.66 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन कराना है, और किया जा चुका है 8.29 करोड़, यानी 124 करोड़ जो है 24.25% 25% के लगभग ज़्यादा काम किया है लक्ष्य से
पहले कर लिया। वहीं उड़ीसा ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उड़ीसा ने भी 102.35% यानी 2.5% अधिक काम किया है लक्ष्य से। छत्तीसगढ़ ने भी अच्छा काम किया है, लगभग 100%, 99.15%। उत्तराखंड ने भी 94.1% काम किया है। बंगाल ने 91.79, हिमाचल प्रदेश ने 91.74। यहाँ तक स्थिति ठीक है, 90% से ऊपर काम कर लिया है। लेकिन बिहार, झारखंड, इन्होंने भी 80% से ऊपर काम कर लिया है। लेकिन केवल 9 ही राज्य हैं जिन्होंने 80% से ज़्यादा काम किया है, और राज्यों में उतना अच्छा काम नहीं रहा है। तो ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसीलिए है कि अभी तक संगठित, कल भी हमने इस पर बात की, संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं, कामगार होते हैं, उनको तो सभी सुविधाएं मिलती हैं सरकार की, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में लगे हैं उनको सरकार की सुविधाएं नहीं मिलती, उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है, उनको कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है, उनके काम के घंटों की निश्चितता नहीं है, उनको छुट्टी के दिन का पता नहीं है। तो ये सब सुविधाएं उनको भी मिलें, उनके स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाए, इसीलिए इस पोर्टल के माध्यम से सभी का पंजीकरण करना जरूरी है। और ई श्रम पोर्टल का हम ये लोगो देख रहे हैं इधर, ई श्रम, श्रमेव जयते, श्रम से विजय होती है, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, यानी असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, असंगठित कामगारों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा योजना है, उनको लागू करना। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म की अच्छे से करें पड़ताल, और क्योंकि गूगल ने जो है 2000 से अधिक जो लोन ऐप थे, ऐप के माध्यम से जो लोन की प्रक्रिया पूरी करते थे, उनको हटा दिया गया है, वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, अब वो प्ले स्टोर पर नहीं है। अब जो क्या क्या सावधानियां रहनी चाहिए, हमारे को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट और ऐप के जरिए जो लोन उपलब्ध कंपनियां करा रही हैं, तो वेबसाइट और ऐप जो है वो थर्ड पार्टी माना जाता है, थर्ड पार्टी चैनल माना जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखने की आवश्यकता है कि आप ये देखिए कि वो पर्टिकुलर बैंक या जो भी आप जहाँ से लोन ले रहे हैं वो आरबीआई के पास पंजीकृत एंड रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्योंकि लोन देने वाली जो भी कंपनी है वो ग्राहक की रेटिंग, समीक्षा की जानकारी भी वहाँ से ले, और वो आरबीआई में रजिस्टर्ड होती है। इसके कर्जदाता कंपनी की संचालन प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी, उसके खिलाफ दर्ज अनैतिक व्यवहार की शिकायतों के बारे में भी पता लग जाएगा। किसके माध्यम से? आरबीआई के माध्यम से, कि उस पर कितने कितने केस चल रहे हैं और कैसे ये काम करती है। दूसरा, कि आप जहाँ से भी लोन ले रहे हैं उसकी जो मूल कंपनी क्या है उसके बारे में भी जाना है, क्योंकि हमने पहले बताया कि वेबसाइट और ऐप जो है वो एनबीएफसी से जुड़े होते हैं और ये थर्ड पार्टी चैनल के रूप में काम करते हैं। तो मूल कंपनी क्या है इसके बारे में भी जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो भी HTTPS से शुरू होने वाली वेबसाइट है वहीं से लें, वो आपके व्यक्तिगत डेटा को चोरी नहीं करते हैं। और ऐप के माध्यम से हम देखा होगा, जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे वो आपकी एक्सेप्टेंस मांगते हैं, आपको अलाउ करवाते हैं। तो आप देख लीजिए, कोई भी इस प्रकार का ऐप जिससे आप लोन के लिए प्रक्रिया अपनी बढ़ा रहे हैं, वो कहीं आपके गैलरी का एक्सेस तो नहीं मांग रहा है, यानी आपके फ़ोटो वीडियो इसका एक्सेस तो नहीं मांग रहा है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस तो नहीं मांग रहा है। तो कृपया ऐसा नहीं करें। तो ऐसा करने से आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट या आपके जो वीडियो फ़ोटोज़ आपके फ़ोन में है वो मिसयूज हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये उपभोक्ता जागरूकता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो साइबर सिक्योरिटी है उसके संबंध में भी आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता हो रही है, लगातार बढ़ रही है। भारतीय तटरक्षक बल 100% स्वदेशी
जो भारतीय तट, कल भी हमने इस पर विषय में बात की थी, इंडियन कोस्टल गार्ड के विषय में। तो 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास, जिसको SAREX 2022 कहा गया है, नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है, ये प्रारंभ हुआ है चेन्नई में। और इसमें, इसके उद्घाटन में कहा गया है कि भारत का जो तटरक्षक बल है, वो उसके पास जितने भी हथियार हैं, जितने भी जहाज़ हैं, विमान हैं, वो सब भारतीय बने हुए हैं, भारतीय यार्ड में बने हुए हैं। इसीलिए 100% जो है, अब ये भारतीय तटरक्षक बल क्या हो गए हैं, स्वदेशी हो गए हैं। इस राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास में 16 मित्र देशों के 24 पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं और राहत एवं बचाव कार्य का सामूहिक अभ्यास किया जाएगा। यानी इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन, जिसको कहा जाता है भारतीय खोज एवं बचाव क्षेत्र, इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं साथ साथ में कहा गया कि श्रीलंका में जो आर्थिक तंगी आ रही है, उसके कारण से कहीं श्रीलंका की तरफ से भारत में घुसपैठ न हो जाए किसी प्रकार की, तो भारतीय तटरक्षक बल जो है वो श्रीलंकन्स को इंडिया की सीमा में आने से रोकने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, रोक रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बढ़ी दुर्लभ जायंट गिलहरी की संख्या, ये बहुत अच्छी खबर है GS 3 के लिए, प्री के लिए। ये प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस प्रकार के इन्वायरमेंट रिलेटेड, जो इस प्रकार के वन्य जीवों से संबंधित, कि इस पक्षी के बारे में, किसी जानवर के बारे में कुछ कुछ विशेषताएं बता देंगे और बाद में पूछ लेंगे ये किससे संबंधित है, ये किसके बारे में हमने बात की है। तो इंडियन जायंट गिलहरी इसका नाम है, इसको नन्ही भी बोलते हैं, और ये अपनी लंबी छलांग के कारण से इसको फ्लाइंग स्क्वायरल भी बोलते हैं, यानी उड़ने वाली गिलहरी भी बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर अब बड़ी मात्रा में ये पाई जाती, पहले दुर्लभ प्रजाति में आती थी, अब ये काफ़ी संख्या में दिखने लग रही है। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको इंडियन जायंट गिलहरी कहते हैं। इसकी जो शरीर की लंबाई है वो 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, और इसका वजन जो है वो 1.5 से 2 किलोग्राम होता है सामान्यतः। कुछ गिलहरी 3 किलो तक पाई जाती हैं। इनका जो रंग है वो सफ़ेद, क्रीम, ब्राउन कलर मिक्स में होता है। साथ ही साथ जो सर का कलर है वो भूरा, यानी ब्राउन या टोन टाइप का होता है, और ये पेड़ों पर ही अपना समय बिताती हैं, ज़मीन पर कम चलती हैं। ये भागने की बजाय पेड़ों के तनों पर रहती हैं, और साथ ही साथ लंबी छलांग लगाती है। हमने कहा कि इनको फ्लाइंग स्क्वायरल भी बोलते हैं, उड़ने वाली मछली बोलते हैं। इनकी जो छलांग है वो 150 फीट तक, लगभग 45 मीटर तक लगा देती हैं। कभी कभी तो एक ही छलांग में ये 300 फीट यानी 90 मीटर तक कवर कर लेती हैं। तो इसीलिए इतनी लंबी लंबी छलांग लगाने के कारण से आप देख रहे होंगे इस चित्र में, तो ये अपने पूरे पैर जब फैलाती हैं तो एक तरह से वो पंख जैसे बन जाते हैं, इसीलिए लंबे दूरी तक उड़ती हुई सी लगती हैं, चल जाती है। हालांकि ये उड़ती नहीं है, ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है ना। 278 प्रजातियां जो है गिलहरी की पूरी दुनिया भर में हैं, जिनमें 51 प्रजातियां हर जगह पाई जाती हैं। गिलहरियों की जो लंबाई है वो 5 इंच से लेकर के 3 फीट तक लंबी हो सकती है। 6 इंच प्रति वर्ष की दर से गिलहरियों के जो सामने के 4 दांत हैं वो बढ़ते हैं। 6 इंच प्रति वर्ष, तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। देखा होगा गिलहरियों के दांत बड़े मजबूत होते हैं, किसी भी फल को खाने में बड़ा जल्दी जल्दी करती है। और ये जो गिलहरी है वो ज़्यादातर बीज और फल खाने में इंटरेस्टेड होती हैं। तो इसको जो वन विभाग है, टाइगर रिजर्व
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको संरक्षित करने का, साथ ही साथ इसको प्रचारित करने का भी काम कर रहा है और पर्यटकों की संख्या की भी इससे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओशियंस ऑफ एनर्जी नीदरलैंड का एक सोविंजन शहर है, उसके पास का समुद्र है, उसमें एक बहुत बड़ा विशाल सोलर पैनल लगाया गया है, जो यूरोप में जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारे को रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण से, और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में जो कदम उठ रहा है उसकी उसी दिशा में उठाया गया ये सकारात्मक कदम माना जा रहा है। ओशियंस ऑफ एनर्जी यानी समुद्र, ऊर्जा का समुद्र, यानी समुद्र के ऊपर सोलर पैनल लगा करके जो है वहाँ से हम बिजली उत्पादित करने का विचार है, और वहाँ से उत्पादित हो रही है। कहा गया है कि पहले चरण में यानी फर्स्ट स्टेज में 1 मेगावाट जो सौर ऊर्जा है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य है, और अगली परियोजना में ये क्षमता बढ़ा करके 3 मेगावाट से 50 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की है। और इस प्रकार से आप सोचिए कि भारत के लिए भी एक बड़ी खबर है। भारत के भी नीचे इतना समुद्र का एरिया है, वो भी सूर्य के द्वारा सीधे ऊर्जा प्राप्त करने वाला एरिया है, सीधा प्रकाश प्राप्त करने वाला एरिया है। तो ये एक बड़ा ऊर्जा क्षेत्र में, ग्रीन ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, अंत में हम बात करते हैं आज के इतिहास की। आज का इतिहास यानी 28 अगस्त 1992 को अन्नू रानी का जन्म हुआ। एथलीट हैं, भाला फेंकती हैं। मेरठ में आपका जन्म हुआ। ये आप जानते हैं ये पूरा बेल्ट जो है वो गन्ने के लिए फेमस है। खेतों में गन्ना फेंक फेंक करके अभ्यास करती थी, और वहीं से शुरू हुआ इनका सफ़र। 2019 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बनी। पहली भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी, पुरुष महिला सब में। 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 2021 में इंडियन ग्रां प्री में 63.24 मीटर दूरी तक भाला फेंका और उसका रिकॉर्ड भी बनाया। 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों जो अभी अभी हुए हैं उसमें भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, भारत के अंदर। वहीं आज 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन झील पर दुनिया के सबसे लंबा तैरता हुआ पुल, जिसको एवरग्रीन पॉइंट फ्लोटिंग ब्रिज कहते हैं, वो खुला था। इसमें 520 ब्रिज जो है वो भी कहते हैं 520 ब्रिज, 4750 मीटर लंबा, यानी 4 किलोमीटर 750 मीटर, यानी 4.25 किलोमीटर लंबा ये पुल है, जो सिएटल और बेलियव्यू को जोड़ता है, और इसका आधा हिस्सा है वो झील के ऊपर है। तो ये एवरग्रीन पॉइंट फ्लोटिंग ब्रिज बहुत फेमस है, और 1963 में आज के दिन ही ये खोला गया था। 28 अगस्त 1965 को पीओके से 8 किलोमीटर अंदर 1965 का जो युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, वो पीओके के अंदर हम घुस गए और अंदर हाजी पीर पोस्ट पर हमने कब्जा कर लिया, और वहाँ से पाकिस्तानी घाटी में जहाँ पे अशांति फैलाने के लिए जो लॉन्च पैड के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया, मेजर RS दयाल के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो भारतीय सेना पर हमको गर्व करना चाहिए। इसी प्रकार से आज के जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो यहीं समाप्त होती हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, सहयोग करें सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।